कहानी की शुरुआत 1986 से होती है, जब एडिलेड अपने माता पिता के साथ सांता क्रूज में छुट्टियां मना रही होती है। उसके पापा एक गेम में व्यस्त होते हैं और एडिलेड वहां से चुपचाप निकल जाती है। एक आदमी जो बाइबल का कोट लिखी एक साइन पकड़े होता है, उसे अवॉइड करते हुए एडिलेड एक अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और आखिरकार बीच पर पहुंचती है, जहां वह एक तूफान आते हुए देखती है। फिर उसकी नजर एक अबैंडन्ड मिरर फन हाउस पर जाती है और वह उसके अंदर चली जाती है। वह अंदर घूमती है और एक नकली उल्लू की आवाज से डर जाती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और एडिलेड गलती से एक शीशे से टकरा जाती है। वह विस्लिंग करते हुए एग्जिट ढूंढ रही होती है कि तभी कोई उसकी विसल का जवाब देता है। उसी वक्त वह फिर से एक और शीशे से टकराती है, लेकिन जब वह पलटती है तो देखती है कि उसका रिफ्लेक्शन हिला ही नहीं। 2019 में अब अडल्ट हो चुकी एडिलेड अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अपने समर होम आती है। लंच के दौरान उसका हस्बैंड गेब उनकी बेटी जोरा से कहता है कि उसे रनिंग नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वह एक दिन ओलंपिक्स तक पहुंच सकती है। उनका बेटा जेसन एक मैजिक ट्रिक प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वह सबके सामने परफॉर्म करने में शाई फील करता है। गेब अनाउंसेस करता है कि वे लोग सांता क्रूज बीच जाएंगे, लेकिन एडिलेड उस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं होती। उसे वो पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है जब उसके माता पिता ने उसे फन हाउस के बाद लेकर कहा था कि वह सिर्फ 15 मिनट के लिए गायब थी। वे चाहते थे कि वह अपनी स्टोरी शेयर करे, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। एक थेरेपिस्ट ने सलाह दी थी कि एडिलेड को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि डांसिंग या ड्राइंग। वर्तमान में एडिलेड और गेब बीच जाने को लेकर बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि एडिलेड वहां नहीं जाना चाहती। गेब उसे याद दिलाता है कि यह उनका पहला समर है जब वे ग्रैंडमा के गुजर जाने के बाद यहां आए हैं, और बच्चों के लिए ही सही उन्हें जाना चाहिए। बाद में एडिलेड जेसन को ढूंढने जाती है और एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसके बचपन की चीजें होती है। एक तस्वीर उसे उसके डांसिंग के दिनों की याद दिलाती है, जिससे वह मिरर में खुद को देखने से नर्वस हो जाती है। तभी जेसन की चीख सुनाई देती है। वह क्लोजेट में छुप गया था और फंस गया। उसे बाहर निकालने के बाद एडिलेड उसे वहां खेलने से मना करती है। फिर जब वे सब कार में होते हैं, एडिलेड रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच देखते ही फिर से नर्वस हो जाती है। उसे अपने पेरेंट्स की बहस याद आ जाती है जब वह बोल भी नहीं पाती थी। वह तभी होश में आती है जब एक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है और देखती है कि पैरामेडिक्स एक डेड बॉडी ले जा रहे हैं। एडिलेड पहचान लेती है कि वह वही आदमी है जो कार्निवल में बाइबल साइन पकड़े था। बीच पर वे टाइलर्स के साथ हैंगआउट करते हैं, लेकिन एडिलेड को किटी ज्यादा पसंद नहीं होती। फिर भी वह बर्दाश्त करती है, क्योंकि उनके हस्बैंड्स दोस्त है। जोरा को भी किटी की डॉटर्स पसंद नहीं आती, क्योंकि वे मीन है। किटी बात करना चाहती है, लेकिन एडिलेड कहती है कि उसके लिए बात करना थोड़ा मुश्किल है। इतने सारे लाउड लोगों के बीच एडिलेड फिर से एंग्शियस फील करती है और ध्यान भटक जाता है, जब तक कि एक फ्रिस्बी लगभग उसे लग नहीं जाती। उसी दौरान जेसन बाथरूम से निकलता है और देखता है एक आदमी को जो ट्रेंच कोट पहने होता है और उसकी उंगलियों से खून टपक रहा होता है। उसी वक्त एडिलेड देखती है कि जेसन कहीं दिख नहीं रहा और वह पैनिक हो जाती है, लेकिन जेसन वापस आकर बताता है कि वह सिर्फ बाथरूम गया था। रात को एडिलेड जेसन को सुला रही होती है और उसे जेसन की नई ड्राइंग मिलती है, जिसमें वही ब्लीडिंग आदमी बना होता है। इसके बाद एडिलेड गेब से कहती है कि वह यहां से जाना चाहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे वह खुद नहीं रही। वह मिरर इंसिडेंट की कहानी शेयर करती है और बताती है कि उसने जिस लड़की को देखा था, उसने मुड़कर वही चेहरा दिखाया था। एडिलेड अपने माता पिता के पास भाग गई थी, लेकिन तब से उसे लगता है कि वह डॉपलगैंगर कभी भी वापस आ सकती है। जब से वे यहां आए हैं, तब से बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं और एडिलेड को लगता है ये सब साइंस है। गेब उसे समझाता है कि वह उसकी प्रोटेक्शन करेगा। तभी पावर चली जाती है। फिर जेसन आकर बताता है कि ड्राइववे में कोई फैमिली खड़ी है। वे सब बाहर देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि वहां 4 अजीब लोग खड़े हैं जो हाथ पकड़े हुए हैं। एडिलेड तुरंत पैनिक हो जाती है और 911 पर कॉल करती है, जबकि गेब बाहर जाकर उन अजनबियों को अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो गेब वापस अंदर आ जाता है और एडिलेड बताती है कि पुलिस 14 मिनट में आएगी। इतना वेट न करते हुए गेब एक बैट उठाकर फिर बाहर चला जाता है और स्ट्रेंजर्स को डराने की कोशिश करता है। तभी 2 छोटे फिगर्स छिप जाते हैं
और सबसे लंबा वाला उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गेब डरकर वापस अंदर भागता है। जोरा ऊपर छुपने के लिए दौड़ती है और देखती है कि एक स्ट्रेंजर पेड़ पर चढ़ रहा है, जबकि दूसरा जेसन को खिड़की से देख रहा होता है। एडिलेड अपने बच्चों को पास बुला लेती है। तभी वह सुनता है कि वो लंबा सा स्ट्रेंजर जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अचानक वो आवाजें बंद हो जाती हैं और वही स्ट्रेंजर सीटी बजाने लगता है, जैसे उसे पता हो कि नकली पत्थर के नीचे चाबी छुपी है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेब अंदर से धक्का देकर उसे रोकता है। तभी स्ट्रेंजर हाथ अंदर डालकर गेब का बैट छीन लेता है। वह बैट से गेब को मारता है और दरवाजा खुलते ही दिखाई देता है अब्राहम, जो हूबहू गेब जैसा दिखता है। बाकी स्ट्रेंजर्स खिड़कियां तोड़कर अंदर आ जाते हैं और पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है ये देखकर कि ये लोग उनके एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स हैं। फर्क बस इतना है कि ये सब रेड जंपसूट्स पहने हुए हैं और हाथ में सिजर्स लिए हुए हैं। ये डॉपलगैंगर्स फायरप्लेस ऑन कर देते हैं और आपस में सिर्फ कराहने जैसी आवाजों से कम्युनिकेट करते हैं, सिवाय एडिलेड की कॉपी रेड के, जो बहुत ही भारी और अजीब आवाज में बोलती है। वह एक लड़की की कहानी सुनाना शुरू करती है जिसके साथ उसकी शैडो जुड़ी हुई थी, टेदर्ड। जब लड़की को अच्छा खाना मिलता था, शैडो को खुद शिकार करके कच्चा खरगोश खाना पड़ता था। क्रिसमस पर लड़की को अच्छे टॉयज मिलते थे, लेकिन शैडो को पुराने टूटे फूटे खिलौने जो उसके हाथों को तकलीफ देते थे। फिर एक दिन लड़की को एक प्रिंस मिला जिससे वह प्यार करने लगी, लेकिन शैडो को अब्राहम मिला। फर्क नहीं पड़ता था कि शैडो को अब्राहम पसंद था या नहीं, क्योंकि लड़की के प्रिंस से टेदर्ड था, तो शैडो को भी उसी से शादी करनी पड़ी। लड़की की पहली बेटी खूबसूरत थी, लेकिन शैडो ने एक छोटा मॉन्स्टर पैदा किया। लड़की की दूसरी डिलीवरी में डॉक्टर्स ने उसका पेट खोला, लेकिन शैडो को सब कुछ खुद करना पड़ा। लंबे समय तक शैडो को लड़की से नफरत रही, जब तक कि एक दिन उसे एहसास नहीं हुआ कि शायद ये सब गॉड की तरफ से उसकी परीक्षा थी। जब रेड अपनी कहानी खत्म करती है तो डरे हुए गेब उन्हें पैसे और चीजें देकर वहां से जाने को कहता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। वह पूछता है कि तुम लोग हो कौन? तो रेड जवाब देती है, हम अमेरिकन हैं। फिर वह एडिलेड से कहती है कि वह खुद को टेबल से हैंडकफ करे। अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जब एडिलेड खुद को बांध लेती है, अब्राहम गेब का चश्मा लेकर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है और खुद को बचाने की कोशिश पर उसे मारता है। बाहर वे उसे पंच करता है और बोट की तरफ ले जाता है। अंदर रेड जोरा से कहती है कि वह भागे और उसकी कॉपी उम्बरी उसका पीछा करने लगती है। आखिरी कॉपी प्लूटो जेसन को हाथ बढ़ाकर क्लोजेट की ओर ले जाता है, जहां वह जेसन को उसका टॉय मास्क पहनने के लिए मजबूर करता है और उसकी हर हरकत को कॉपी करता है। जब दोनों मास्क उतारते हैं, प्लूटो अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है। फिर दोनों दोबारा मास्क पहनते हैं और प्लूटो जेसन से उसकी मैजिक ट्रिक दिखाने को कहता है। जेसन ट्रिक से उसका ध्यान भटकाकर क्लोजेट से कूद जाता है और प्लूटो को अंदर बंद कर देता है। सड़क पर जोरा भागती रहती है, लेकिन उम्बरी उसके सामने आ जाती है। जोरा एक कार के पीछे छुपने की कोशिश करती है और उम्बरी दूसरी तरफ से उसी के कदमों की नकल करते हुए चलती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। डरी हुई जोरा कार के नीचे देखती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। ऊपर नजर उठाती है तो उम्बरी कार की छत पर होती है। उसी वक्त उस कार का मालिक बाहर आकर शिकायत करने लगता है, तो जोरा मौका पाकर भाग जाती है, जबकि उम्बरी उस आदमी को सिजर से मार देती है। उधर गेब एक बैग में बंद हो जाता है और प्लास्टिक में छेद करके देखता है कि अब्राहम उसे बोट पर ले आया है। इंजन अचानक बंद हो जाता है और अब्राहम घर की ओर देखकर अजीब सी आवाजें निकालता है। तभी गेब मौका देखकर बैग से बाहर आता है और बैट से उसे मारता है, जिससे अब्राहम पानी में गिर जाता है। इसी बीच बोट का इंजन फिर से चालू हो जाता है और गेब भी पानी में गिर जाता है। कुछ देर भटकने के बाद इंजन फिर बंद होता है और गेब बोट पर वापस चढ़ने की कोशिश करता है। तभी अब्राहम पीछे से आता है और उसे सिजर से मारने की कोशिश करता है। संघर्ष के बाद गेब इंजन को सिर से टक्कर देता है, जिससे वह चालू हो जाता है और इंजन के ब्लेड अब्राहम को मार डालते हैं। घर में एडिलेड पूछती है कि वे लोग क्या चाहते हैं। रेड जवाब देती है कि वे अपना टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। वे इसे अनटेथरिंग कहते हैं। रेड एडिलेड का सिर जोर से टेबल पर पटकती है, जिससे शीशा टूट जाता है, लेकिन वह उसे छोड़ देती है जब प्लूटो की चीख सुनाई देती है। रेड अपने बेटे को आजाद कराने जाती है,
फिर वापस लौटते हुए उसे एडिलेड का बचपन वाला बॉक्स मिल जाता है। वह उसमें पड़े बनी को घूरती है और उसका सिर काट देती है। लिविंग रूम में एडिलेड खुद को हैंडकफ से आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होती है। फिर वह अपने पैरों से एक फायर पोकर खींचती है और उससे टेबल तोड़कर खुद को छुड़ाती है। वही पोकर हथियार के रूप में लेकर वह जेसन को ढूंढने निकलती है। उसी समय प्लूटो उन्हें ढूंढता हुआ आता है तो एडिलेड फर्नीचर धक्का देकर उसका रास्ता रोकने लगती है। फिर एडिलेड और जेसन बाहर भागते हैं और जोरा से मिलते हैं। तीनों मिलकर पियर की तरफ भागते हैं और गेब की बोट पर चढ़ जाते हैं, जो अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है, जबकि उनके डॉपलगैंगर्स दूर से उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। उसी समय किटी को अपने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है और वह अपने पति जॉश को चेक करने भेजती है। जॉश मजाक करता है कि उसे कोई दिखा, लेकिन फिर कहता है कि वह मजाक कर रहा था। तभी उनकी जुड़वा बेटियां बाहर आती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। तभी एक और डॉपलगैंगर सेट सामने आता है। उनके चेहरे किटी के परिवार जैसे ही है, रेड जंपसूट्स पहने हुए हैं और वे बोल नहीं सकते। उनके पास भी सिजर्स होते हैं जिनसे वे पूरे परिवार को मार डालते हैं। तभी एडिलेड का परिवार उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही नकली जॉश दरवाजा खोलता है, एडिलेड उसके जंपसूट और खून को देखकर समझ जाती है और पोकर से उसके सिर पर मारती है। जॉश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एडिलेड का हाथ पकड़ लेता है ताकि बाकी डॉपलगैंगर्स उसे अंदर खींच सके। इसके बाद जॉश गेब के पीछे भागता है और गेब भाग जाता है, जबकि बच्चे घर में घुस जाते हैं। जोरा एक गोल्फ क्लब उठा लेती है और दोनों भाई बहन अंदर बॉडीज को फर्श पर पड़ी हुई हालत में देखते हैं। उन्हें ऊपर से चीखने की आवाज आती है तो जेसन एक भारी सा डेकोरेशन उठाता है और दोनों ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें जुड़वा बहनों की डेड बॉडीज मिलती है। एक नकली बहन कई बार हाथों के बल पलटी मारती हुई आती है और उनका रास्ता रोकती है, लेकिन जोरा उसे क्लब से मारती है, जिससे वह गिरकर नीचे आ जाती है और मर जाती है। दूसरी बहन पीछे से आती है और जोरा उससे लड़ाई करती है, बार बार क्लब से मारती है जब तक वह भी मर नहीं जाती। अब जोरा उसे लगातार मारती रहती है जब तक कि वह पूरी तरह मर न जाए। उसी समय बेडरूम में एडिलेड को बेड से हैंडकफ किया गया है और नकली किटी मेकअप लगा रही होती है। वह एडिलेड को सिजर्स से डराती है, लेकिन आखिरी पल में खुद को मारने का नाटक करती है और शीशे में खुद को देखती है। पियर पर गेब एक बोट में छुपा होता है। जब नकली जॉश उसे ढूंढते हुए आता है, गेब उसके चेहरे पर फ्लेयर गन चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। किटी खिड़की से बाहर देखती है जब उसे गोली की आवाज सुनाई देती है और उसकी मुंह की हरकतें ऐसे होती है जैसे वह चिल्ला रही हो और फिर हंस रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। तभी जोरा आती है और उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किटी पलटकर उसे बेड पर धक्का देती है। जब किटी उसे सिजर्स से मारने वाली होती है, जेसन पीछे से उसे मारता है, जिससे वह गिर जाती है। इसके बाद पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा होता है और एडिलेड पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। वे टीवी चालू करते हैं और देखते हैं कि देश भर में रेड जंपसूट्स पहने डॉपलगैंगर्स सामने आकर अपने अपने रियल वर्जन्स को सिजर्स से मार रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सीवर से बाहर निकले हैं। अब वे डॉपलगैंगर्स सड़कों पर हाथों में हाथ डाले ह्यूमन चेन बना रहे हैं। गेब सोचता है कि वे किटी के घर में सुरक्षित है, लेकिन एडिलेड उससे बहस करती है और उसे समझा लेती है कि देश छोड़ देना ही बेहतर होगा। गेब और बच्चे बाहर चले जाते हैं और एडिलेड कार की चाबी ढूंढने अंदर जाती है। तभी उसे कमरे में कुछ अजीब लगता है। वह जल्दी से एक पेन पकड़ती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, किटी पर वार कर देती है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और एडिलेड जमीन पर गिरी हुई सीजर्स देखकर उन्हें उठाकर किटी को मार देती है। उसी समय जेसन अंदर आता है और अपनी मां को किटी को मारते हुए देखता है। इसके बाद पूरा परिवार बाहर जाता है और कार में बैठ जाता है, लेकिन सामने सड़क पर अम्बरी खड़ी होती है। जोरा कार स्टार्ट करती है और उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन अम्बरी कूदकर कार की छत पर चढ़ जाती है। वह शीशों पर सिजर्स से वार करती है तो जोरा तेज ड्राइव करती है और फिर अचानक ब्रेक मार देती है, जिससे अम्बरी हवा में उड़ती है और जंगल में जा गिरती है। एडिलेड चेक करने जाती है कि क्या वह सच में मर चुकी है। वह अम्बरी को पेड़ों की शाखाओं में फंसा हुआ पाती है, लेकिन वह अब भी जिंदा होती है। उसका चेहरा जोरा जैसा ही होता है, जिससे एडिलेड का दिल पसीज जाता है
और वह उसे तड़पते हुए मरने के लिए वही छोड़कर अपने परिवार के पास लौट जाती है। सुबह होते होते वे लोग शहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी ओरिजिनल कार जल रही है और पास में प्लूटो खड़ा है। एडिलेड प्यार से उसके पास जाती है, लेकिन जेसन को समझ में आ जाता है कि यह एक ट्रैप है और वह तुरंत सबको कार से बाहर ले जाता है। कार की ओर फ्यूल की लाइन जाती है और प्लूटो उसमें आग लगाने वाला होता है, लेकिन जेसन को उसके मिमिक करने वाला बिहेवियर याद आ जाता है और वो उल्टा चलने लगता है, जिससे प्लूटो भी वैसा ही करता है। प्लूटो सीधे जलती हुई कार में गिर जाता है और मर जाता है, जबकि रेड इस मौके का फायदा उठाकर जेसन को किडनैप कर लेती है। एडिलेड घबरा जाती है और उन्हें ढूंढने निकलती है। वह बीच तक पहुंचती है जहां और भी डॉपलगैंगर्स हाथों में हाथ डाले खड़े होते हैं। वह मिरर फन हाउस में जाती है और उस आवर को तोड़ देती है जिसने बचपन में उसे डराया था। फिर उसे पीछे एक दरवाजा मिलता है जिसे खोलने से एक खरगोश बाहर भागता है। एडिलेड मशीनरी से भरे एक कमरे और सीढ़ियों से नीचे उतरती है। कुछ दरवाजों को पार करने के बाद वह एक एस्केलेटर तक पहुंचती है जो उसे एक अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है जहां ढेर सारे खरगोश होते हैं। वहां दर्जनों दरवाजे होते हैं और एडिलेड एक एक करके चेक करती है। आखिरकार वह एक क्लासरूम में पहुंचती है जहां रेड केजेस से भरे कमरे में एक बोर्ड पर हाथों में हाथ डाले लोगों की ड्राइंग बना रही होती है। रेड समझाती है कि यह जगह इंसानों ने बनाई थी। वे शरीर की कॉपी तो बना सके, लेकिन आत्मा की नहीं। एक ही आत्मा दो शरीरों में बटी हुई थी। ये कॉपियां टेथर्ड कहलाती थी और उन्हें ऊपर रहने वाले लोगों को कठपुतली की तरह कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में इन टेथर्ड को छोड़ दिया गया और वे पागल हो गए, जिंदा रहने के लिए केवल खरगोश खाते रहे। पर रेड अलग थी। जब एडिलेड बचपन में कार्निवल आई थी, तभी रेड ने सुरंग से बाहर निकलकर असली एडिलेड से सामना किया। इसके बाद जब असली एडिलेड ने बैले सीखना शुरू किया, तो रेड ने उसी डांस से प्रेरणा लेकर खुद की जिंदगी में उम्मीद ढूंढी। तभी उसने ये योजना बनाई कि अब सभी टेथर्ड लोगों को भी सतह पर जीने का मौका मिलना चाहिए। रेड बैले मूव्स के साथ कमरे में घूमती है और जब एडिलेड एक टेबल उसकी तरफ धक्का देती है, तो वह उसे रोककर उसके हाथ में कैंची घोंप देती है और एक थप्पड़ मारती है, जिससे एडिलेड अपना पोकर गिरा देती है। रेड उसे दूर फेंक देती है और एडिलेड के सिर पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ज्यादा रेजिस्टेंस देती है तो रेड उसे जमीन पर पटक देती है। एडिलेड भी पीछे पीछे जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रेड उसके हर वार को चकमा देती है और बीच बीच में कैंची से उसे काटती है। आखिरकार रेड उसे पेट में चाकू मार देती है और एक कमरे में गायब हो जाती है। एडिलेड उस कमरे में जाती है, लेकिन रेड उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करती है। एडिलेड समय रहते पलट जाती है और उसे पोकर से गहरे वार कर देती है। रेड अब भी जिंदा होती है और सीटी बजाती है। तब एडिलेड उसे हैंडकफ कर देती है और इतनी जोर से खींचती है कि उसकी पीठ टूट जाती है और रेड की मौत हो जाती है। फिर एडिलेड उससे चाबी लेकर जेसन को एक लॉकर से ढूंढ निकालती है। दोनों सुरंग से बाहर निकलते हैं और अपने परिवार से मिलकर एक एम्बुलेंस में निकल जाते हैं। जब एडिलेड गाड़ी चला रही होती है, उसे सब कुछ साफ साफ याद आने लगता है। असली एडिलेड को बचपन में नकली वाली ने गला दबाकर बेहोश किया था और फिर उसे सुरंग में ले जाकर बेड से बांध दिया था। फिर उसके कपड़े पहनकर नकली एडिलेड बाहर आई और असली जिंदगी जीने लगी। इसी वजह से वह बचपन में बोल नहीं पाई थी और सब कुछ फिर से सीखना पड़ा था। और यही वजह थी कि रेड अकेली टेथर्ड थी जो बोल सकती थी, क्योंकि असल में वह असली एडिलेड थी। जेसन धीरे से अपनी मां की ओर देखता है। अब उसके मन में शक है, लेकिन एडिलेड बस मुस्कुरा देती है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। धन्यवाद देखने के लिए।